हेलो गाइस, प्रताप वर्मा हियर, योर फिजिक्स एजुकेटर। और इस वीडियो में बच्चों मैं बात करने वाला हूं किसकी? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स चैप्टर से, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक पार्ट है। ठीक है, उससे हम टॉपिक लेंगे कौन सा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल्स। इन दोनों चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। एनसीईआरटी के अंदर लाइन बाय लाइन जाकर के, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ जाकर के हम इन दोनों टॉपिक्स को कवर करेंगे। बच्चों, इस सीरीज के अंदर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, इसके अंदर बच्चों हम लोग एनसीईआरटी को कॉन्सेप्चुअली अच्छे से कवर करते हैं, लाइन बाय लाइन कवर करते हैं। रीजन उसके पीछे हम बताते हैं आपको। मल्टीपल टाइम्स हमने ये बात रिपीट करी है कि चाहे आप जेई मेन की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हो, एनसीईआरटी के बिना आपकी तैयारी इनकम्प्लीट है। अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, अगर आपको अपने कॉन्सेप्ट सॉलिड चाहिए फिजिक्स में, ठीक है, तो आपको एनसीईआरटी करनी ही है। यहां पे क्वेश्चंस नीट में ऐसा नहीं होगा कि लाइंस रटने से सीधे सीधे क्वेश्चंस आ जाएंगे, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ लेते हो, समझ लेते हो हमारे साथ, तो उस सिचुएशन में आप एनसीईआरटी से इंस्पायर्ड बहुत सारे क्वेश्चंस जो नीट में आते हैं उनको सीधा सीधा सॉल्व कर सकते हो। बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो आते हैं नीट के अंदर या जेई के अंदर, उसमें आप कभी फंसोगे नहीं, आपकी तैयारी एकदम तगड़ी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस लेक्चर से रिलेटेड या कोई भी लेक्चर अगर इस चैनल पे बच्चों आपका हो रहा है, तो आपको उसके सारे के सारे जो नोट्स हैं, सारे के सारे जो उससे रिलेटेड लेट्स से क्लास नोट्स हैं या इवन डीपीपीज हैं, क्लास से रिलेटेड कोई भी शेड्यूल है, आने वाले टाइम में हम एनसीईआरटी को लेकर के और बाकी भी स्टडीज को लेकर के आपके माइंड मैप्स बनाते हैं, शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। ये सारा स्टडी मटेरियल आपको इस चैनल के थ्रू बच्चों यहाँ पे मिल जाएगा। यूट्यूब चैनल तो आप सब्सक्राइब करके रखें ही, ठीक है, बेल आइकन दबा करके नोटिफिकेशंस जो हैं वो ऑन कर दें, वो तो है ही है। साथ में आप ये टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लें, बिकॉज यहाँ पे हम आपके साथ एकदम डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं, इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं, ये सारा कंटेंट आपके साथ में इजीली शेयर कर सकते हैं। तो नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एडिशनल सोर्स आपकी पढ़ाई के लिए ये वेबसाइट है बच्चों, एक बार विजिट जरूर करिए, देखिए आपकी पढ़ाई को किस तरीके से बूस्ट यहां से मिलता है। आपको कंटेंट की जो मैं बात कर रहा था ना, कंटेंट हम यहाँ पे भी इस प्लेटफॉर्म पे बच्चों लिंक ट्री पे भी हम लोग ऐड करके रखते हैं। ऑर्गेनाइज बहुत अच्छे तरीके से वहां पे कंटेंट हो जाता है, तो आप इस प्लेटफॉर्म को भी यूटिलाइज कर सकते हो और हमको फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम के ऊपर भी। ठीक है, अदर देन दैट एक एडिशनल बात मैं आपके बेनिफिट की यहाँ पे और बताना चाहता हूँ आपको, वो है बच्चों कि अगर आप चाहते हो कि डिस्ट्रैक्शन से फ्री होकर के स्ट्रक्चर्ड कोर्स में आप पढ़ो, आपके डाउट्स वहीं पे इंटरेक्टिव लाइव क्लास में क्लियर हो जाएं, आपके डेडिकेटेड डाउट फैकल्टीज हो, आपके लिए स्टडी मटेरियल एकदम ए क्लास हो, ठीक है, टेस्ट क्विजेज ये वो एकदम स्ट्रक्चर्ड तरीके से होते हों, आपकी प्रोग्रेस की रिपोर्ट आपको टाइम टाइम मिलती रहे, आप कहाँ लैग कर रहे हो उसके लिए आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए, सपोर्ट मिल जाए, तो ये सारी चीजें आपको बच्चों मिलेंगी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में अनअकैडमी के। तो प्लस या अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से और पढ़ाई कर सकते हैं। उसके लिए कोड यूज करना है ये आनंद, ANAND, फॉर मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट्स दैट यू कैन गेट ऑन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। ठीक है, और कोई भी क्वेरी आपकी रहती है तो क्वेरी के लिए आप ये हेल्पलाइन नंबर बच्चों यूज कर सकते हो। देखो, ऑनलाइन मीडियम में द बेस्ट प्लेटफॉर्म दैट यू हैव गॉट इन द कंट्री इज दिस प्लेटफॉर्म, जहां से आप अपनी पढ़ाई ऑनलाइन अपने घर से बैठ करके कर सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चों का प्रेफरेंस होता है, कुछ बच्चों का ऐसा होता है कि हमें टीचर के सामने, फिजिकली सामने होने से ही हमारा डिसिप्लिन बनता है, या हमारे और जो साथ के स्टूडेंट्स हैं जब वो पढ़ाई कर रहे होते हैं तब हमारा मोटिवेशन स्ट्रांग होता है पढ़ाई करने के लिए। अगर आप ऐसे बच्चे हैं तो आपके लिए ऑफलाइन में पढ़ाई करना इज द बेस्ट ऑप्शन, एंड फॉर दैट यू हैव अनअकैडमी ऑफलाइन सेंटर्स ऑल्सो। अगर आपको आनंद सर की उम्मीद टीम के साथ में पढ़ाई करनी है नोएडा सेंटर पे, तो नोएडा सेंटर पे ये टीम आपको पढ़ा रही होगी। क्वेरी के लिए ये नंबर यूज करिए, एडमिशन से रिलेटेड किसी भी क्वेरी के लिए ये हेल्पलाइन नंबर, इसको तो आप सेव कर लीजिए क्योंकि ये नंबर आपके बहुत काम आने वाला है। ठीक है, चलो ये बात हमने कंप्लीट करी। अब फोकस करते हैं जिस टॉपिक के लिए ये पर्टिकुलर वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है उसके बारे में बात करना शुरू करते हैं। देखिए, इस सीरीज की लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था आपके साथ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मैं ब्रीफली उसको हल्का सा बस थोड़ा सा एक बार रिकैप करा देता हूं, फिर उसके बाद में हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बात करेंगे। तो बच्चों, एनसीईआरटी ने बहुत ही ब्यूटीफुली इस बात को एक्सप्लेन किया हुआ है कि फ्लक्स होता क्या है। यहां पे हमने एग्जांपल लिया किसका? एक फ्लूइड का, कि अगर फ्लूइड जो है, लिक्विड कोई फ्लो हो रहा है और हम
सपोज यहाँ पे ऐसे करके लिक्विड फ्लो हो रहा है और हम किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास होने वाले लिक्विड का जो वॉल्यूम फ्लो रेट है वो कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो अपन को क्या करना चाहिए? अपन को क्रॉस सेक्शनल एरिया पहली बात तो फ्लूइड के फ्लो के परपेंडिकुलर लेना चाहिए। इजी वाला केस पहले डिस्कस करते हैं, ठीक है? तो सीधा सीधा जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उसको हम फ्लूइड की वेलोसिटी से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वॉल्यूम फ्लो रेट मिल जाएगा। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी हुई कि ये जो वेलोसिटी वेक्टर है और ये जो एरिया वेक्टर है ये दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं है, दोनों के बीच में कुछ एंगल है, सपोज एंगल इज द एंगल बिटवीन द टू इज थीटा, है ना, सरफेस के परपेंडिकुलर। ये बात मैंने लास्ट लेक्चर में बड़े डिटेल में आपको समझाई थी कि सरफेस ये है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये इसका यूनिट वेक्टर है और वेलोसिटी वेक्टर मान लिया ऐसा है, दोनों के बीच का एंगल यहाँ पे थीटा है, ठीक है? तो इस सिचुएशन में हमको क्या करना पड़ेगा? इस सिचुएशन में हमको बोलना पड़ेगा कि देखो वेलोसिटी वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, वेयर डीएस वेक्टर इज नथिंग बट इक्वल टू डीएस इनटू एन कैप, है ना? एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसको हम क्या करेंगे? उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल गिव अस अ एरिया वेक्टर, है ना? तो एरिया वेक्टर इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जब हम वेलोसिटी से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? वॉल्यूम फ्लो रेट मिलेगा लिक्विड का। सेम लाइन पे अपन डिस्कस करते हैं किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स, है ना? सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स गोइंग आउट ऑफ ए सरफेस is given as v dot ds vector, ये n cap into ds लिखा हुआ है, सेम बात है, राइट? For the case of electric field we define an analogous quantity, we call it electric flux. We should however note that there is no flow physically observable quantity of the observable quantity over here, अनलाइक द केस ऑफ लिक्विड। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के जब हम फ्लक्स की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो अनलाइक द फ्लो ऑफ फ्लूइड, प्लीज अंडरस्टैंड कि यहाँ पे कोई चीज फिजिकली सरफेस से क्रॉस करके दूसरी तरफ नहीं जा रही है ना? यहाँ पे फिजिकली कुछ भी क्रॉस करके सरफेस से दूसरी तरफ नहीं जा रहा है, रादर हम एक फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है? सो ये बात मैंने पिछले क्लास में भी बहुत डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन करी थी। इस क्लास में मैं चाहता था कि बिफोर आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट डाइपोल मैं इसको एक थोड़ा सा फाइनल फिनिशिंग टच दे दूं। एक दो चीजें अगर मान लिया मिस हो गई हैं पिछली क्लास में तो उसको भी हम यहाँ पे कवर कर लेंगे, ठीक है? चलो, एक और इंपॉर्टेंट बात मैंने क्लैरिफाई करी थी लास्ट क्लास में, वो ये थी बच्चों कि कुछ बच्चे ये गड़बड़ कर लेते हैं, ये मिसकंसेप्शन लेकर के बैठ जाते हैं कि फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस इज एग्जैक्टली इक्वल टू द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस। अब इसमें गड़बड़ क्या है? इसमें गड़बड़ देखो ये है, यहाँ पे एनसीईआरटी ने ब्यूटीफुली बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है इस बात को। इस बात में गड़बड़ ये है कि देखो फील्ड लाइंस तो आप बहुत सारी अपनी मर्जी के हिसाब से बना सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास में ये एक पॉइंट चार्ज है तो मैं इससे इनफाइनेटली मैनी ऐसे करके फील्ड लाइंस बना सकता हूं, है ना? जितनी चाहूँ, ये तो ड्रॉ करने वाले के ऊपर डिपेंड कर गया। तो अगर ऐसा हम कर देंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा? प्रॉब्लम ये होगा कि आप जब फ्लक्स कैलकुलेट करोगे, देखो फ्लक्स तो उतना ही आना है क्योंकि ई डॉट डी एस तो चेंज नहीं होने वाला है गिवन सरफेस एरिया से। भाई अगर इस लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड में देखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो फील्ड लाइंस ज्यादा खींचने से नहीं बढ़ जाएगा, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड तो उतना ही होगा और यहाँ पे मैंने फिक्स एक सरफेस एरिया ले लिया तो एरिया भी फिक्स है, फ्लक्स भी फिक्स आएगा। लेकिन आपने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा ड्रॉ कर दी तो मिसमैच हो गया ना, फिर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस फ्लक्स के बराबर नहीं हुआ। सही रिलेशनशिप ये है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो होगा, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा, हमें बोलना चाहिए कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स है जो उस पर्टिकुलर एरिया से पास हो रहा है। डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी हम यहां पे बोल सकते हैं, ठीक है? इट इज द रिलेटिव नंबर ऑफ फील्ड लाइंस विच एक्चुअली मैटर्स, कि कहां डेंसिटी कम है कहां डेंसिटी ज्यादा है। इट इज द रिलेटिव नंबर दैट मैटर्स। तो गाइज इट इज द रिलेटिव नंबर ऑफ फील्ड लाइंस विच मैटर्स। यहाँ पे देखो फील्ड लाइंस जहां पे ज्यादा होंगी रिलेटिवली, है ना, वहां पे डेंसिटी, जहां पे फील्ड लाइंस की ज्यादा होगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, और जहां पे फील्ड लाइंस जो है कम होगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी। तो उस हिसाब से फ्लक्स और इसके बीच में डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी हम यूज कर सकते हैं, ये हमें एकदम क्लियर होना चाहिए। उसके अलावा ऑब्वियसली एनसीईआरटी में ये सब चीजें बहुत अच्छे से क्लियरली दे रखी है कि अगर हमारे पास में प्लेन एक सरफेस है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उस केस में फ्लक्स आप सीधा सीधा क्या लिख सकते हो? ई डॉट डेल्टा एस।
और अगर ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है एक दूसरे के तो सीधा सीधा ई डॉट डेल्टा एस लिखने में ई इंटू डेल्टा एस आ जाएगा, और अगर ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं है तो ई डेल्टा एस इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, जहां पे थीटा इज द एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। ठीक है, ये सब हम देख सकते हैं। तो ऑब्वियसली ओरिएंटेशन मैटर करता है यहाँ पे। केवल देखो हमेशा एरिया परपेंडिकुलर नहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो ओरिएंटेशन ऑब्वियसली मैटर करेगा कि एरिया वेक्टर के बीच में और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच में कितना एंगल है ना। एक और बात, एक दो बार और बातें और यहाँ पे बच्चों इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझते हुए चलते हैं कि अगर अपने पास में कोई कर्ड सरफेस आ गया तब क्या करेंगे। मतलब दो पॉसिबिलिटी इसके बारे में सोच करके चलते हैं कि अगर कोई कर्ड सरफेस आया तब हम यहाँ पे फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करें, या हमें अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया, या हमें नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मिल गया तब क्या करें, या दोनों मिल गए तब क्या करें। ऐसी सिचुएशन में फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करें। देखिए एक छोटे से एरिया वेक्टर से फ्लक्स डी फाई निकालने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, ई डॉट डी एस। क्या करेंगे, मान लिया इस छोटे से एरिया से मुझे फ्लक्स निकालना है इससे, तो मैं कहूंगा कि पहली बात तो ये एरिया जो है वो ds वेक्टर है ना, तो एरिया का मैग्नीट्यूड ले लिया, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर ले लिया, दोनों को मल्टीप्लाई करके एरिया वेक्टर लिख दिया। तो ये तो सेट है बात, एरिया वेक्टर यहां पे लिख लिया। अब इस पर्टिकुलर लोकेशन पे मैं देखूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में ऐसा है, हाइपोथेटिकली ऐसा है, ठीक है। वेल यहाँ पे हालांकि डायरेक्शन और दे रखी थी, तो लेट मी पुट इट ड्रॉ इट सेपरेटली। तो सपोज बच्चों ये सिचुएशन है कि एरिया वेक्टर आपका ये वाला हमने ड्रॉ कर लिया, और उस लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी अपन को पता है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो छोटा सा इन्फिनिटेसिमली स्मॉल एरिया हमने ले लिया, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल एरिया हमने यहां पे ले लिया, और उस एरिया से पास होने वाला फ्लक्स हम यहां पे इस तरीके से कैलकुलेट कर ले रहे हैं। तो बच्चों अगर हम इस पूरे के पूरे एरिया के ऊपर, यहां पे प्लेन सरफेस है, मे बी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, मे बी यहां पे ये कर्व्ड सरफेस है, मे बी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, मे बी नहीं है। किसी भी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से इन्फिनिटेसिमली स्मॉल, डिफरेंशियली स्मॉल एक एरिया से आप फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हो। और अगर उसे कंप्लीट एरिया के ऊपर इंटीग्रेट कर दिया जाए तो अपन को मिल जाएगा टोटल फ्लक्स थ्रू दैट सरफेस एरिया। तो थ्योरेटिकली अपन इस तरीके से ये फ्लक्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं, है ना। और अगर आप इंटीग्रेशन नहीं करना चाहते हैं तो आप सफिशिएंटली स्मॉल छोटे छोटे एरियाज में उनको बांट ले और समेशन कर ले उस चीज का। बट सबसे एग्जैक्ट रिलेशनशिप आपको कब मिलेगा, जब आप मैथमेटिकली इंटीग्रेट करके इसको कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो बच्चों ये तीनों चीजें यहां पे देखो कवर हो गई। कर्ड सरफेस है तो भी हमें इंटीग्रेशन करना है एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तब भी हमको ये काम करना है, और अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन है तब भी हमको ये काम कर लेना है। तो ये बात हमारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। एक और चीज को लेकर के बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, ठीक है, तो इसको क्लैरिटी के साथ आप समझ लो कि डायरेक्शन कैसे लें यहाँ पे एरिया वेक्टर की। क्योंकि देखो डाउट क्या आता है मैं बताता हूँ। यहाँ पे डायरेक्शन हमने कह तो दिया एन कैप एरिया के परपेंडिकुलर है, बट डायरेक्शन ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। ये एक बार दिमाग में कंफ्यूजन जरूर आता है। इसमें बच्चों दो चीजें, अगर आपके पास में एक ये क्लोज्ड सरफेस है ना, क्लोज सरफेस का मतलब इमेजिन करो उसके अंदर पानी भरा हुआ है तो पानी लीक होगा कहीं से, है ना। तो अगर कोई ऐसा लीक होगा तो मतलब वो ओपन है, सॉरी, ठीक है। और अगर लीक नहीं होता है तो मतलब वो क्लोज सरफेस है। हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम में यहाँ पे एक सेट कर रहा हूं, ठीक है। सो इस सरफेस के साथ अगर हम क्या कर ले, ऐसा एक सरफेस इमेजिन कर ले यहाँ पे कि उसके अंदर पानी हाइपोथेटिकली भरा हुआ हो तो उससे वो बाहर ना निकले, वो एक क्लोज सरफेस है। और क्लोज सरफेस के केस में बच्चों इट इज ए मैटर ऑफ कन्वेंशन, ठीक है, इट इज ए मैटर ऑफ कन्वेंशन कि हम एरिया को हमेशा क्या करेंगे, हम एरिया को परपेंडिकुलरली बाहर की तरफ मान करके चलेंगे कि एरिया वेक्टर और एन कैप इज रेडियली, एरिया वेक्टर और एन कैप इज बेसिकली परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड इट इज आउटवर्ड, ये अंदर की तरफ नहीं है बाहर की तरफ है। इस तरीके से लेकर के चलेंगे, ठीक है। सो हैविंग टॉक्ड अबाउट ऑल दीज थिंग्स, आई थिंक अब कोई मेजर कंफ्यूजन इस पार्ट में नहीं बचता है। फ्लक्स कैलकुलेशंस आप इस तरीके से कर सकते हैं, बड़े आसानी से कैलकुलेशंस हो सकती हैं, ठीक है। और ये बात हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं कि भाई प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फ्री लाइंस फ्लक्स की वैल्यू होगी, ओके।
ये बात भी मैंने पिछली क्लास में एक्सप्लेन करी थी कि अगर आप इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को फिजिकली समझना चाहते हो, भाई ई डॉट डी एस से मिलेगा आपको ई डेल्टा एस कॉस थीटा। अगर आप इस एक्सप्रेशन के ऊपर ध्यान दो तो आप दो तरीके से इसके बारे में सोच सकते हो। या तो आप क्या करो, ई को अलग कर लो और डेल्टा एस कॉस थीटा को अलग कर लो, है ना। या तो क्या करो, आप ई कॉस थीटा को अलग कर लो और डेल्टा एस को अलग कर लो। इन दोनों का फिजिकली जो मीनिंग होगा वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। कैसे? देखो, इस तरीके से अलग हो जाएगा। अगर आप कहते हो हमने क्या किया, ई कॉस थीटा इकट्ठा ले लिया और डेल्टा एस अलग ले लिया, है ना, तो इसका मीनिंग कुछ अलग हो गया। और उसी तरीके से ऐसा भी सिचुएशन हो सकता था कि आप क्या करते, ई इंटू डेल्टा एस परपेंडिकुलर लिख देते। इसको दोनों का मीनिंग समझ लेते हैं। देखो, इस सिनेरियो में हमने क्या किया, हमने एरिया का जो कंपोनेंट है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर ले लिया और इलेक्ट्रिक फील्ड से उसको मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरी सिचुएशन में हमने क्या किया, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट है वो एरिया के परपेंडिकुलर ले लिया और उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया। और दोनों ही तरीके से हमको क्या मिल गया, दोनों ही तरीके से हमको फ्लक्स मिल गया, है ना। तो चाहे आप ई डेल्टा एस कॉस थीटा मल्टीप्लाई करो, या ऐसे सोच लो कि एरिया का कंपोनेंट ले रहे हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट ले रहे हैं और दूसरे से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, दोनों तरीके से आप इसको इमेजिन कर सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई विश टू टेल यू कि भाई समेशन से आप फ्लक्स निकाल सकते हो। किसी सरफेस के ऊपर जो टोटल फ्लक्स है समेशन से निकाल सकते हो, बट उस केस में अप्रोक्सीमेशन होगा, थोड़ा बहुत एरर आ सकती है। एग्जैक्ट कैलकुलेशंस के लिए आपको जाना पड़ेगा किसके ऊपर, इंटीग्रेशन के ऊपर आपको जाना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, चलो यहां तक की बातें कवर हुई, यहां तक की बातें कवर हुई। अब बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रिक डाइपोल की, है ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बहुत सुंदर तरीके से एनसीईआरटी में बातों को कवर किया गया है और ये बातें हम अब यहाँ पे आपके साथ में डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ पहली बात तो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, राइट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इज बेसिकली कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस। ये सारे के सारे कीवर्ड्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस की बात हो रही है ना। देयर इज ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस एंड इट इज सेपरेटेड बाय ए फिक्स्ड डिस्टेंस, है ना। तो ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस भी इनके बीच में फिक्स्ड है ना। इस टाइप का कुछ अरेंजमेंट हुआ। भाई आपके दिमाग में कई बार सवाल आएगा कि सर ये माइनस क्यू चार्ज, ये पॉजिटिव क्यू चार्ज, इन दोनों के बीच में सेपरेशन 2a, ये तो ठीक है। आप बोल रहे हो कि ये जो चीज है ये डाइपोल होती है, तो ये तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करेंगे और जाकर के उसकी वजह से एक दूसरे से आगे टकरा जाएंगे, तो फिर तो गड़बड़ हो गई। अरे भाई इन दोनों के बीच में आप क्या करोगे, इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है, इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है उस सेपरेशन को इंश्योर करोगे कि वो सेपरेशन उस तरीके से बना रहे, है ना। तो दोनों के बीच में सेपरेशन को मैं यहाँ पे 2a लिख रहा हूँ, 2a की जगह कुछ और भी लिखा हो सकता है, but the point is there is a fixed separation between these two point charges of equal magnitude and opposite signs. इस अरेंजमेंट को नाम दे दिया जाता है क्या, डाइपोल। डाइपोल, दोनों पार्ट्स को तोड़ करके देखो, डाई मतलब दो, पोल मतलब दो, हिंदी में बोलें तो ध्रुव, है ना। दो अपोजिट पोल्स जहां पे होंगे उसको हम बोलेंगे डाइपोल। ठीक है, नाउ इट इज ए मैटर ऑफ कन्वेंशन, इट इज ए मैटर ऑफ कन्वेंशन कि हम डाइपोल की डायरेक्शन, डाइपोल मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ लेते हैं। अब इसमें एक पुरानी, है ना, एक बात जो मुझे हमेशा सुनने को मिलती है कि सर केमिस्ट्री में तो हमने पढ़ा था, केमिस्ट्री में तो सर ने या मैम ने हमको बताया था कि डाइपोल की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, और यहाँ फिजिक्स में आप बता रहे हो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। बच्चों इट इज अ मैटर ऑफ कन्वेंशन, ठीक है। बस इतनी सी बात है कि अगर सब लोग नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन ले रहे डाइपोल मोमेंट वेक्टर की फिजिक्स के अंदर, आप वैसा नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। आपको भी वही करना है, फर्क कुछ नहीं पड़ता, फॉर्मूले सारे उसी हिसाब से चेंज हो जाते हैं, आंसर्स उस हिसाब से चेंज हो जाते हैं, बस हर जगह प्लस माइनस का अंतर आ जाएगा, कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपने कन्वेंशन फॉलो नहीं करी फिजिक्स के अंदर, आपने अगर ये कन्वेंशन फॉलो नहीं करी तो गड़बड़ हो गई, है ना। क्योंकि अगर आपने आंसर केमिस्ट्री की कन्वेंशन के हिसाब से फिजिक्स के पेपर में लिख दिए तो आपको फिर मार्क्स ठीक से नहीं मिले, है ना। तो कन्वेंशन फॉलो करें।
यूएस के अंदर आप राइट हैंड साइड में ड्राइव करते हो, इंडिया के अंदर लेफ्ट हैंड साइड में ड्राइव करते हो, दोनों अपनी अपनी जगह सही है। इंडिया में अगर राइट हैंड ड्राइव करोगे तो आपको पेनल्टी लगेगी, यूएस में लेफ्ट हैंड ड्राइव करोगे तो आपको पेनल्टी लगेगी। यू हैव टू फॉलो द कन्वेंशंस। ये बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। नाउ देखो, टोटल चार्ज अगर देखा जाए डाइपोल पे तो ऑब्वियसली जीरो होगा बच्चों, भाई प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों को कैंसिल कर देंगे, टोटल चार्ज ऑब्वियसली जीरो होगा। लेकिन उसके आसपास के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? भाई प्लस चार्ज का और माइनस चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अलग अलग निकालेंगे, उसका वेक्टर एडिशन करेंगे, है ना, उस पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगेगा और उससे कुछ फील्ड की वैल्यू आएगी। तो सीधा सीधा हम लोग नहीं बोल सकते कि वैल्यू जीरो हो जाएगी। एट द सेम टाइम यहाँ पे आज इस क्लास में डिस्कशन में हम सीखेंगे, पढ़ेंगे कि अगर हम डाइपोल से सफिशिएंट दूरी पे चले जाएं, मतलब r सिग्निफिकेंटली ग्रेटर देन 2a हो, डाइपोल से सिग्निफिकेंटली दूरी पे अगर हम चले जाएं तो डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों पॉइंट चार्ज के रिस्पेक्ट में और तेजी से डिक्रीज करता है, बशर्ते कि डिस्टेंस जो है वो आपकी डाइपोल के साइज के कंपैरिजन में सिग्निफिकेंटली ज्यादा हो। उस सिचुएशन में क्या बोल रहा हूं मैं कि डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बहुत तेजी से वो फील्ड डिक्रीज करेगा। ये बात हमको याद रखनी है, ठीक है। तो बच्चों इसमें ये बात हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ करके चलें कि देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक पॉइंट चार्ज की वजह से अगर हम देखें, है ना, तो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड वाइज 1/r² के प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन डाइपोल के केस में क्या होगा, ये प्रोपोर्शनल टू 1/r³ होगा। मतलब डिस्टेंस के साथ में ये अब और तेजी से के साथ में डिक्रीज करेगा। लेकिन ये बात कब एप्लीकेबल है? ये तब एप्लीकेबल है जब r ग्रेटर देन 2a हो, है ना। मतलब डाइपोल के साइज के कंपैरिजन में सेपरेशन काफी ज्यादा होना चाहिए, तब ये बात एप्लीकेबल होगी, राइट। अब इस बात को हम ऐसी हवा हवा में तो बोल नहीं सकते हैं, है ना। इसके लिए हम यहां पे देखेंगे कि देयर इज अ प्रॉपर प्रूफ और देयर इज अ प्रॉपर मैथमेटिक्स टू सपोर्ट इट, है ना। ये कैसे होगा, ये चलो कैलकुलेशंस करके देख लेते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता नहीं सकता, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, पक्का पक्का सवाल इसके ऊपर आता है। आप जेई मेन नीट की तैयारी कर रहे हो, डाइपोल पे सवाल आता ही आता है, तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है बच्चों। और उसके बाद में भी आने वाले चैप्टर्स में भी इसका यूटिलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखो करना क्या है, करना बड़ा सिंपल सा है एक काम, कि अगर मेरे पास में देखो ये डाइपोल है, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया अपना डाइपोल, इसके बीच में सेपरेशन 2a फिक्स्ड है, तो इसका सेंटर हो गया कहीं यहां पे, राइट, मिड पॉइंट पे। एक चार्ज से इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, a हो जाएगी। तो अगर मुझे मान लिया इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, किसी भी पॉइंट पे निकालना है फॉर दैट मैटर, तो मैं क्या करूंगा, मैं बच्चों यहां पे पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको दोनों को अलग अलग निकाल लूंगा। ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से निकाल लेंगे। ये नेगेटिव चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ये नेगेटिव चार्ज की वजह से निकाल लेंगे, दोनों का वेक्टर सम कर देंगे, यानी कि क्या करेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूटिलाइज कर लेंगे। पॉइंट चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड बाय डेफिनेशन हम जानते हैं, वहां पे हमने कूलम्स लॉ यूज करके और डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करके अपन ने ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकालना सीख रखा है, तो उसको यूज करेंगे और उसको यूज करके सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये किसी भी पॉइंट पे कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए कौन से पॉइंट्स हैं? सबसे आसान और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे लिए हैं वो पॉइंट्स जो डाइपोल के एक्सिस पे पड़ते हैं, या वो पॉइंट्स जो डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर कहीं पे पड़ते हैं, ठीक है। तो जो डाइपोल का एक्सिस होगा वो प्लेन जो परपेंडिकुलरली डाइपोल के एक्सिस को कट करता है, डाइपोल के सेंटर से पास करता है, उस प्लेन के ऊपर अगर कोई पॉइंट है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आसान भी है रिलेटिवली, और इंपॉर्टेंट भी बहुत है हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सो या तो हम उस पॉइंट पे अभी फोकस करेंगे या तो हम एक्चुअल पॉइंट पे फोकस करेंगे और इन दोनों को अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स पे फोकस करके अपन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कूलम्स लॉ का यूज करते हुए हम इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फिगर आउट करेंगे। तो सबसे पहले फोकस करते हैं किसके ऊपर, पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। लेट अस ट्राई टू फोकस ऑन दैट। देखो
जैसा कि मैं यहाँ पे आपसे बोल रहा था कि देखो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, मुझे यहाँ पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। सेंटर से डिस्टेंस कितनी है, r है, ये वाली लेंथ कितनी है, a है, तो ये डिस्टेंस अपन की कितनी हो गई, ये डिस्टेंस हो गई हमारी r माइनस ए। तो जब मैं पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो डिनोमिनेटर में r माइनस ए का स्क्वायर आएगा, और जब मैं नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड निकालूंगा तो ध्यान दो यहां पे ये r तो आएगा ही, उसमें ये वाला a ऐड होगा, तो डिनोमिनेटर में r प्लस ए का स्क्वायर आएगा। पॉजिटिव चार्ज का देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द डाइपोल ऐसे जा रहा है ना। देखो डाइपोल के वेक्टर की डायरेक्शन हमने किधर मानी है, इस बात को तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझ करके चलना ही है। डाइपोल मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन किधर ली थी हमने, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो पॉजिटिव चार्ज का अगर आप देखो तो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड पी वेक्टर की डायरेक्शन में आ रहा है, नेगेटिव का उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, ऐसा हो रहा है यहां पे। अब मैग्नीट्यूड वाइज देखा जाए तो देखो मैग्नीट्यूड वाइज ये वाली वैल्यू ज्यादा होगी क्योंकि ये चार्ज इसके पास में है, और मैग्नीट्यूड वाइज ये वाली वैल्यू छोटी होगी क्योंकि ये इस चार्ज के नेगेटिव चार्ज से थोड़ा सा दूर है। चार्ज से दूर होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियसली घटता है ना। सो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड में ज्यादा है और पी वेक्टर की डायरेक्शन में है। नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड में कम है और पी वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो अगर मुझे इन दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम करना होगा तो वेक्टर सम करते टाइम अपन इस बात को यूज करेंगे। देखो ये हो गया नेगेटिव चार्ज का फील्ड, डिनोमिनेटर में r प्लस ए का होल स्क्वायर, कुछ नहीं लिखा, वो एक के क्यू अपॉन आर स्क्वायर लिखा हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। के क्यू अपॉन आर स्क्वायर लिखा हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है। के का मतलब 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये यूनिट वेक्टर है बच्चों, ये है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट वेक्टर। ऐसे ही जब पॉजिटिव चार्ज का कंट्रीब्यूशन देख रहे हैं तो देखो r माइनस ए स्क्वायर हो गया डिनोमिनेटर में, के क्यू अपॉन r माइनस ए का होल स्क्वायर, ये हो गया डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर। इसकी डायरेक्शन पे ध्यान दो, ये p वेक्टर की डायरेक्शन में है, इसकी डायरेक्शन पे ध्यान दो, ये माइनस p वेक्टर की डायरेक्शन में, ठीक है। और यहां पे जो p दिखाया हुआ है बच्चों, ये जो p दिखाया हुआ है ये है क्या, ये अपना एक यूनिट वेक्टर है। दिस इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग डाइपोल मोमेंट वेक्टर p, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, पॉजिटिव के कंट्रीब्यूशन से नेगेटिव वाले चार्ज के कंट्रीब्यूशन को माइनस कर लेंगे, रीजन में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, और उस सब्ट्रैक्शन से अपन को टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड उस सब्ट्रैक्शन से हमको मिल जाएगा। वेक्टर सेंस में जब अब लिख रहे हैं, देखो इसमें भी कंफ्यूज होते हैं बहुत सारे बच्चे कि सर आप तो बोल रहे हो माइनस करना है लेकिन यहाँ तो प्लस लिखा हुआ है। अरे भाई ये वेक्टर्स का एडिशन कर रखा है इसने, है ना, ये वेक्टर्स का एडिशन कर रखा है। जब मैं इस वेक्टर को प्रॉपर साइन के साथ में या डायरेक्शन के साथ में लिखूंगा तो ऑटोमेटिकली वहां पे नेगेटिव साइन आ जाएगा। वेक्टर के हिसाब से तो पॉजिटिव ही लिखेंगे, एडिशन ही बोलेंगे इसको। देखो यहाँ पे नेगेटिव साइन ये इन्वॉल्व हो गया है ना। और पी वेक्टर मैंने क्या बता दिया था, ये एक यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट वेक्टर, है ना। तो देखो ये आपने लिख लिया, इसमें थोड़ा सा देखो अलजेब्रा लगाना पड़ता है यहाँ पे, इसका और इसका एलसीएम लो, यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या जाएगा, आर प्लस ए का होल स्क्वायर। थोड़ा सा मैं इसको देखो एक्सप्लेन कर देता हूँ, हल्का सा एक्सप्लेन कर देता हूँ इस बात को, बेकार में कंफ्यूज नहीं होना है इसे देख करके। देखो न्यूमरेटर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा r माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ये लिखोगे। ऊपर क्या आ जाएगा, r प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। अब सोच के देखो, जब मैं इसे एक्सपैंड करूंगा तो ये होगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar, इसमें भी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा और माइनस 2ra होगा। तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाले टर्म तो कट जाएंगे और 2ra वाले टर्म्स जो है वो ऐड हो जाएंगे। तो इनके एडिशन से इससे अपन को मिल जाएगा कितना, 4 टाइम्स ऑफ आर ए। ध्यान दे इस बात पे, 4 टाइम्स ऑफ आर ए। और यहां पे डिनोमिनेटर में तो क्वांटिटी थी, ठीक है। तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू गेट, और यही एग्जैक्टली आप देख रहे हो यहाँ पे कैलकुलेशंस के बाद यहाँ पे आ रखा है। तो कुछ खास बात नहीं है यार, बेसिक थोड़ा सा अलजेब्रा हमें यहाँ पे यूज करना पड़ा, एंड वी आर डन। वंस वी हैव डन दिस पार्ट, लास्ट में देखो इस बात के ऊपर मैं आपका ध्यान बिल्कुल खींचने की कोशिश करूंगा। आई ट्राई टू गेट योर अटेंशन हियर कि अगर ये सिचुएशन होगी, तो देखो ये अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला बन जाएगा, इस सिचुएशन में फॉर्मूला बन जाएगा, इस पे जरूर ध्यान दें। देखो अगर r की वैल्यू a से काफी बड़ी है
तो एडिशन में मैं उसको इग्नोर कर सकता हूं, ये बच गया यहाँ पे आर स्क्वायर, इसका कर दिया स्क्वायर तो आर की पावर 4, एक पावर यहां से कट गई तो आर की क्यूब बच गई, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज है, 4 क्यू ए एज इट इज है, सही है। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं फर्दर तो यहां पे जाकर के ये बात बच गई, और इससे बच्चों देखो कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो प्रोपोर्शनल टू क्या है, 1/r³ है, इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। ये स्टार्टिंग में हमने डाइपोल के डिस्कशन को लेकर के कहा था कि डाइपोल में ऐसा होता है, अब हमने मैथमेटिकली खुद से देख लिया, कंडीशन के साथ मैथमेटिक्स के साथ पूरा प्रूफ हमने यहाँ पे बच्चों देख लिया, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में तो ये प्रूफ भी आपसे पूछा जाएगा, उसके ऊपर सवाल भी पूछा जाएगा, मेंस में और जेईई में सवाल पूछा जाएगा, जितने कॉन्सेप्ट्स मैंने बताए हैं, निटिग्रिटीज बताई हैं, छोटी छोटी बातें बताई हैं, उन सब से आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। दिस पार्ट इज डन। सिमिलरली वी कैन अप्रोच द सेकेंड पार्ट ऑल्सो, कि अगर अपन के पास में सोचो, अगर हमें इक्वेटोरियल प्लेन के बारे में सोचना चाहिए, अगर हमें इक्वेटोरियल प्लेन के ऊपर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तब क्या करेंगे सर? तरकीब तब भी सेम ही है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाएंगे, इंडिविजुअल पॉइंट चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग लिखेंगे और उनका वेक्टर एडिशन करेंगे तो अपना काम हो जाएगा। देखो ये हो गया डाइपोल, इस पे ध्यान दो, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, डाइपोल मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ, इस डायरेक्शन में अपन को अगर यूनिट वेक्टर लिखना है तो ये हो गया अपना पी कैप, मैं इसको यूनिट वेक्टर लिख दे रहा हूं, ये हो गया यूनिट वेक्टर इसी डायरेक्शन में, पी वेक्टर की डायरेक्शन में। अब ध्यान से देखें, देखो पॉजिटिव चार्ज की वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे निकालना है, ये पॉइंट कहां है, ये इस प्लेन के ऊपर, ये प्लेन हमको दिख रहा होगा, ये प्लेन कैसा है, ये प्लेन इसके सेंटर से पास हो रहा है डाइपोल के, और इस डाइपोल मोमेंट वेक्टर के परपेंडिकुलर है। इस प्लेन को हमने नाम क्या दिया, इस प्लेन को हमने नाम दिया इक्वेटोरियल प्लेन। ये कौन सा प्लेन है, इसको हम बोल रहे हैं इक्वेटोरियल प्लेन। तो अगर कोई पॉइंट इक्वेटोरियल प्लेन में है P, तो क्या किया जाए, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाए बिकॉज ऑफ द डाइपोल, दैट इज द क्वेश्चन। देखो ये वाला पॉइंट यहां पे है, तो अगर मैं देखो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो दोनों को, ये पॉइंट कोई भी, इस पॉइंट को कुछ नाम देते हैं, पॉइंट अभी के लिए ए बोल देते हैं इसको, तो इस पॉइंट ए, इसको पॉइंट ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं तो देखो एपी की डायरेक्शन में क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो जाएगा, यहां से यहां तक ये हो गया, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ही बीपी के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, है ना, बीपी की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, लेकिन दिस टाइम टुवर्ड्स द चार्ज, बिकॉज यहां पे नेगेटिव चार्ज है ना, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा हो गया बिकॉज ऑफ द नेगेटिव चार्ज। और इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स का अगर हम वेक्टर एडिशन कर देंगे तो हमें नेट फील्ड मिल जाएगा एट पॉइंट पी। इस वेक्टर एडिशन में दो चीजें करनी है, देखो इसका मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, ये वाले एंगल के लिए थीटा की वैल्यू या कॉस थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए, बिकॉज इसका कॉस थीटा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा, इसका भी कॉस थीटा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा, दोनों के कॉस थीटा कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे और साइन थीटा कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलता है कि भाई टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आप क्या करो, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं सिस्टम के उनके इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर एडिशन कर दो, ये बोलता है। तो वेक्टर एडिशन जब करोगे तो वेक्टर एडिशन के लॉज को फॉलो करना पड़ेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम है, डायरेक्शन दोनों की अलग अलग है। मैग्नीट्यूड सेम क्यों है, बिकॉज यहां पे ये डिस्टेंस सेम है, ये चार्ज और ये वाला चार्ज मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, तो दोनों केसेस में चार्ज सेम हो गया, डिस्टेंस सेम हो गया, तो मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। तो इनके वेक्टर एडिशन के टाइम में ध्यान देंगे कि इसका ई का, देखो अगर ये वाले एंगल को मैं थीटा बोल रहा हूं तो ई का कॉस थीटा कंपोनेंट इधर हुआ, साइन थीटा इधर हुआ, नीचे वाले की वजह से cos थीटा इधर होगा, sin थीटा इधर होगा, तो sin थीटा विल कैंसिल आउट, cos थीटा विल कंपोनेंट विल एड अप, सो दैट्स व्हाई द रिजल्टेंट गोज लाइक दैट। अब देखो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड k/r², r क्या है, ये वाली डिस्टेंस है ना, इस बार r कौन सी डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस है, मतलब जो अपन फॉर्मूला यूज करते हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड का k/r², में उसके r की बात कर रहा हूं, है ना। तो उसके लिए दिस डिस्टेंस इज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, अब वो तो पाइथागोरस से निकल जाएगा, ये a है ये r है, तो दिस इज नथिंग बट इक्वल टू रूट ऑफ a² + r²। तो अकॉर्डिंगली देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, यहाँ पे क्या है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो गया।
मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अलग अलग है, इसलिए जो मैंने बताया कि इनके cos थीटा कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे, sin थीटा कैंसिल हो जाएंगे और इसलिए एक्सप्रेशन मिल जाता है। लेकिन इस प्रोसेस में आपको कहीं ना कहीं cos थीटा की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, है ना। और cos थीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हो कहां से, यहां से। देखो cos थीटा इज नथिंग बट इक्वल टू दिस बेस एंड डिवाइडेड बाय दिस हाइपोटेन्यूज। तो cos थीटा में आपको मिलेगा क्या, a डिवाइडेड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलग निकाल दिया, cos थीटा अलग निकाल लिया, मल्टीप्लाई कर दिया, थोड़ा सा अलजेब्रा सिंप्लीफाई किया तो अपन पहुंच गए बच्चों यहाँ पे। और इसमें फिर से वही कंडीशन लगा दी कि r ग्रेटर देन a है, तो इस सिचुएशन में आप यहाँ पे पाओगे क्या, a स्क्वायर नेग्लेक्टेड, r स्क्वायर की पावर 3/2 मतलब r क्यूब हो गया नीचे बच्चों। फिर से सिंप्लीफाई होकर के बात पहुंच गई यहाँ पे। ये रिजल्ट रटा हुआ होना चाहिए आपको, ये रिजल्ट एकदम आपको रटा हुआ होना चाहिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एक्चुअल पोजीशन पे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, दोनों पोजीशन पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी है, मतलब ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला दोनों आपको याद होना चाहिए, ये आपसे एक्सपेक्टेशन बनती है बच्चों। अगर कोई पॉइंट डाइपोल के काफी पास होगा तो प्लीज रिमेंबर उस सिचुएशन में आप ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हैं, आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये नहीं यूज कर सकते, है ना। हालांकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे इसके बारे में पूछे जाएंगे। अगर बहुत क्लोज है डाइपोल के तो ये सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी, है ना। क्लोज वाले में आप ये कर पाओगे लेकिन ये नहीं कर, क्योंकि इधर कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं था लेकिन यहां पे अप्रोक्सीमेशन है ना। तो इन सारी की सारी बातों को देख करके आपको एक चीज और नोटिस होनी चाहिए, वो ये कि यहां पे प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन दिस, है ना, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को डिसाइड करता है अगर हम पॉइंट डाइपोल से सफिशिएंट डिस्टेंस पे लेते हैं तो, है ना। इसमें भी ऐसा ही हो रहा है। So if I take a point at a sufficient distance from a dipole, it is the product of the charge and the distance between the point charges that matters while calculating the electric field due to the dipole ना। और यहां से हमको आइडिया मिलता है, एनसीईआरटी बोल रहा है, यहां से हमको आइडिया मिलता है इसका डाइपोल मोमेंट नाम की एक क्वांटिटी का। और डाइपोल मोमेंट को हम इस तरीके से फिर डिफाइन कर देते हैं कि सेपरेशन बिटवीन द पॉइंट चार्जेस इनटू the charge itself into a unit vector from negative charge to positive charge. That is called dipole moment for the given dipole. भाई डाइपोल तो एक फिजिकल एंटिटी हो गई, है ना। डाइपोल नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज उनका कॉम्बिनेशन फिक्स्ड बाय डिस्टेंस। उसको क्वांटिफाई करने के लिए, उसकी स्ट्रेंथ को अपन यूज कर रहे हैं डाइपोल मोमेंट वेक्टर, है ना। उसकी डेफिनेशन हमने यहां पे ली, ठीक है। तो उस फॉर्मेट में, डाइपोल मोमेंट वेक्टर के फॉर्मेट में अब अगर हम चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का देखो एक्सप्रेशन लिख सकते हैं और ये इस फॉर्मेट में आपको याद होना चाहिए। तो देखो ज्यादा मुश्किल नहीं है, शुरू शुरू में थोड़ा सा नया रहता है तो मुश्किल लगता है, अदरवाइज तो चीजें आसानी से हो जाती हैं, ठीक है। इस बात को आप आसानी से याद रख सकते हो। डाइपोल बहुत ही कमाल की और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर किसी कंपटीशन में इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए बच्चों मैंने एक एक पॉइंट को डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया है, किसी भी पॉइंट को छोड़ा नहीं है, कैलकुलेशंस को भी नहीं छोड़ा है, बिकॉज मैं चाहता हूं कि एनसीईआरटी का ये पोर्शन आपको एब्सोल्युटली क्लियर हो, किसी भी हालत में आपका ये छूट ना जाए। ओके, हैविंग सेड दिस मच, एक और चीज कवर कर लेते हैं, उसके बाद जो बचा हुआ पोर्शन है इसका हम नेक्स्ट क्लास में अपनी कवर करेंगे। दैट इज कि फाइनली वी आर एबल टू सी, देखो मैथमेटिकली कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू 1/r² ना हो करके इट इज प्रोपोर्शनल टू 1/r³ अगर हमारे पास ये सिचुएशन हो कि डाइपोल के कंपैरिजन में, साइज के कंपैरिजन में अच्छी खासी डिस्टेंस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये बात अपन को पता होनी चाहिए। एक चीज हमें और नोटिस करनी है यहाँ पे कि अगर अपन डाइपोल की वजह से देखें तो डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है बच्चों, है ना। डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड में दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं जिसके ऊपर ये फील्ड डिपेंड कर रहा है। एक तो ऑब्वियसली लोकेशन है पॉइंट की, ना, लोकेशन और पोजीशन ऑफ पॉइंट जिस पे आप फील्ड निकाल रहे हो।
भाई इक्वेटोरियल पे अलग फॉर्मूला आया, एक्शियल पे अलग आया, और अगर कोई पॉइंट इक्वेटोरियल और एक्शियल दोनों पे किसी पे ना हो तो भाई कुछ और आएगा इन जनरल, है ना। तो एक तो लोकेशन या पोजीशन मैटर कर जा रही है, और दूसरा हमारे पास में यहाँ पे क्या मैटर कर जा रहा है, ऑब्वियसली द डाइपोल मोमेंट वेक्टर। इन दोनों चीजों पे अपना डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है ना। ये दो बातें हम याद रखें अच्छे से, एग्जाम में कभी भी पूछी जा सकती हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द आइडिया ऑफ अ पॉइंट डाइपोल, है ना, द आइडिया ऑफ अ पॉइंट डाइपोल। एक पॉइंट डाइपोल क्या है, वो लिमिटिंग केस है बच्चों, जब डाइपोल के पॉइंट चार्जेस के बीच में सेपरेशन कम होते 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 ऑलमोस्ट खत्म हो जाए, है ना। डाइपोल के पॉइंट चार्जेस के बीच में सेपरेशन ऑलमोस्ट खत्म हो जाए, मतलब द सेपरेशन हियर 2a टेंड्स टू 0। इस सिचुएशन में q क्या होगा, टेंड्स टू इंफिनिटी हो जाएगा, है ना। तो 2a tends to 0, the separation is almost 0 between the point charges, and the charge in this case becomes infinitely large, very large, है ना। तो ऐसे डाइपोल को हम क्या बोल देंगे, पॉइंट डाइपोल बोल देंगे, कि वो ऑलमोस्ट बिल्कुल एक पॉइंट पे ही है ना। इस सिचुएशन में एक प्रोडक्ट को लेकिन हमें फाइनाइट रखना है ना। ये 0 की तरफ जा रहा है, इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, लेकिन 2qa इज इक्वल टू अ फाइनाइट वैल्यू विच इज इक्वल टू द डाइपोल मोमेंट p। ऐसे डाइपोल को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट डाइपोल बोलते हैं। और पॉइंट डाइपोल के लिए एनसीईआरटी हमें यहाँ पे बता रहा है कि देखो ये जो फॉर्मूले हैं आपके, ये फॉर्मूले एग्जैक्ट फॉर्मूले बन जाते हैं। जो प्रैक्टिकली डाइपोल्स जिनकी हम बात करते हैं, उन डाइपोल्स में तो हम बोलते हैं भाई अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला है, बट उस केस में क्या हो जाएगा, वो एग्जैक्ट फॉर्मूले की तरह ट्रीट हो सकता है। बच्चों नेक्स्ट क्लास के अंदर, इस सीरीज के अंदर मैं क्या करूंगा, मैं आपके साथ में फिजिकल सिग्निफिकेंस डिस्कस करूंगा आपके साथ में डाइपोल्स की, इनकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। मैं आपके साथ में डाइपोल जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उसका बिहेवियर क्या होता है, इसके बारे में आपके साथ में डिस्कस करूंगा। एंड मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में, ठीक है। सो आई विल स्टॉप दिस क्लास हियर। क्लास को यहाँ पे खत्म करने के पहले मैं आपसे कहूंगा कि अगर ये लेक्चर्स आपको वैल्यू एडिशन आपके लिए कर रहे हैं, ये लेक्चर्स आपकी पढ़ाई को बेहतर बना रहे हैं, तो प्लीज डू लाइक द लेक्चर्स, दीज वीडियोस ऑन द चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल नोटिफिकेशन जो है वो दबा करके रखो, ताकि बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशंस हमेशा इससे रिलेटेड मिलते रहें। दूसरे दोस्तों के साथ में भी यार शेयर वेयर कर दो, उनका भी फायदा हो जाएगा। और हम इतनी मेहनत से आपको पढ़ा रहे हैं यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें, तो हमें भी अच्छा लगेगा। कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, कोई रिक्वायरमेंट है आपकी, कमेंट कर दो यार, ठीक है ना। कमेंट कर दो वीडियो पे, हम उनको देखेंगे और अकॉर्डिंगली आपके हिसाब से अपने कंटेंट को और टेलर करने की कोशिश करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखो। टेलीग्राम हमेशा आपकी प्रिपरेशन के लिए यहाँ पे फायदेमंद होगा। सारे नोटिफिकेशन, सारा स्टडी मटेरियल टेलीग्राम पे आता है, ठीक है। ये वेबसाइट एडिशनली फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, और यहाँ पे लिंक ट्री पे भी आपको सारा का सारा जो कंटेंट है ना, सारा का सारा जो आपकी पढ़ाई से रेलिवेंट कंटेंट है वो यहाँ पे इकट्ठा मिल जाता है, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो। कई बार क्या होता है टेलीग्राम में कि इंस्टेंट नोटिफिकेशन, इंस्टेंट मैसेज के लिए तो अच्छा है, लेकिन बहुत सारा अगर मटेरियल हो जाता है तो फिर उसको ट्रैक करना कई बार मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से लिंक ट्री पे आपको सारा का सारा मटेरियल एक जगह अच्छे से मिल जाता है, ठीक है। और यार फाइनली, अगर आपको आइकॉनिक का या प्लस का या ऑफलाइन में आपको एडमिशन लेना है, तो आपको एनरोल करना है इस कोड के साथ में फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट्स, मैक्सिमम ऑफर्स। और किसी भी क्वेरी के लिए बच्चों आप इस नंबर पे हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो आई विल स्टॉप द क्लास हियर, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे। टिल देन टेक केयर, स्टडी वेल।